आज का हमारा टॉपिक क्या है? थायराइड हार्मोन्स और एंटी थायराइड ड्रग्स। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि थायराइड ग्लैंड क्या है, उसका काम क्या है, कौन से हार्मोन रिलीज करता है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि थायराइड ग्लैंड है क्या, कौन से हार्मोन रिलीज करता है, उससे होता क्या है, और वो हार्मोन किस तरीके से रिलीज करता है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, वो किस तरीके से वर्क करता है। अगर हमें बेसिक नहीं पता है तो फिर हमारा फार्मा का कोई मतलब नहीं है। हम इसमें तो अभी एट अ लेवल ऑफ फार्मा ही पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको 10 से 15 मिनट का इंट्रो जरूर दूंगा कि आपको ओवरऑल इंफॉर्मेशन थायराइड के ग्लैंड के बारे में हो, तभी आप समझ पाओगे कि कोई भी ड्रग किधर वर्क कर रहा है। अगर वो सिंथेसिस पे वर्क कर रहा है तो हार्मोन कैसे सिंथेसाइज हो रहे हैं। अगर वो उसके सिंथेसिस पे ना करके उसको स्टिमुलेट करने से रोक रहा है तो कैसे स्टिमुलेशन हो रहा है हार्मोन का, या फिर उसके एक्शन को रोक रहा है तो हार्मोन किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। तो पहले हमें पर्टिकुलर तीनों पता होना चाहिए, तब हम उसके फंक्शन को समझ पाएंगे कि वो कैसे। ये टॉपिक आपके डेली रूटीन की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो थायराइड ग्लैंड का जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे ग्रेव्स डिसीज। और जो ग्रेव्स डिसीज है ना, ये 90% फीमेल्स में आफ्टर 40 इयर्स और वुमेन में ये 90% मिलती है। मतलब एज कम्पेयर टू मेल में बोल रहा हूँ। और ये इतनी कॉमन है कि आजकल हर किसी को, और हर कोई थायराइड के ड्रग बिल्कुल हर कोई ले रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम कोई भी टैबलेट देख रहे हैं या कोई भी मेडिसिन देख रहे हैं तो उसके पीछे हमें पता होना चाहिए कि उस मेडिसिन में कौन सा ड्रग है। अगर वो ड्रग है तो वो ड्रग कौन से लेवल पे वर्क कर रहा है, क्या वो उसके सिंथेसिस को रोक रहा है, क्या उसके रिलीज को रोक रहा है, कि उसके एक्शन को रोक रहा है। और अगर वर्क कर रहा है तो क्या थायराइड ग्लैंड पे कर रहा है, कि एट अ लेवल ऑफ ब्रेन कर रहा है, कहां पर कर रहा है। तो पहले हम बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं। हमें फर्स्ट फर्स्ट ईयर का जैसे हमें बताइए कि थायराइड ग्लैंड क्या है। थायराइड ग्लैंड हम जानते हैं कि बिल्कुल हमारे नेक के पास होता है, नेक में होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। काम क्या है इसका? बेसिक मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। हर जरूरी काम आपका थायराइड ग्लैंड करता है। हर जरूरी काम बेसिक मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। अगर आप, और बेसिक मेटाबॉलिज्म में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर नहीं आ रहा है। ये आपका थायराइड ग्लैंड होता है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो थायराइड ग्लैंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि बेसिक, जब मैंने बात अगर कर दी बेसिक मेटाबॉलिज्म, तो फिर बेसिक मेटाबॉलिज्म में फिर चाहे आपका स्केलेटन मसल हो, चाहे सीबीएस हो, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे जीआईटी हो, कुछ भी हो, सब कुछ सीएनएस, इवन सीएनएस भी सब कंट्रोल किसके होता है? थायराइड ग्लैंड की। क्यों? क्योंकि आपकी बेसिक मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो अब हमारे माइंड में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर थायराइड ग्लैंड, जो वो थायराइड ग्लैंड है, वो जो हार्मोन रिलीज करता है, अगर वो हार्मोन, या अगर हमको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, अगर थायराइड ग्लैंड की कमी होती है तो हमारा बेसिक मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। और वहीं अगर थायराइड ग्लैंड ज्यादा हो रहा है, अगर हाइपर थायराइडिज्म हो रहा है, तो बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट हमारी बॉडी का ज्यादा हो जाएगा। इससे हमें ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो रही है। अब सिंपल सी बात समझ नहीं आनी चाहिए कि मैंने बोला कि बेसिक मेटाबॉलिज्म आपका ये चलाता है, यानी अगर मेरा थायराइड ग्लैंड, मुझे अगर हाइपोथायराइडिज्म हो गया तो मेरी सारी बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट गिर जाएगी। इस बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट गिरने का मतलब है कि मेरे जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं तो सब गिर जाएंगे। यानी मेरी हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी, मेरी बीपी डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा, ब्रीथिंग इफिशियंसी स्लो हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज, हम मोटे होना स्टार्ट हो जाएंगे। हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट आपको मोटा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट जैसे ही गिरी, आपके सारे फंक्शंस क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। तो आप ऑटोमेटिक मोटा होना स्टार्ट कर जाओगे। क्यों? आप कुछ भी एक्शन नहीं कर पाओगे, सारे एक्शन करने। और वहीं में अगर आपको बोलूं कि अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म हो गया तो बेसिक मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज हो गई। क्या वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है? अगर ऐसे तो आप बोल सकते हो कि हम अगर ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे अगर हमारी बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ गई। लेकिन रेट बढ़ने का मतलब तो सीधी सी बात है, मैं अगर किसी भी मशीन से अगर मैं ओवर काम ले रहा हूँ, अगर उसकी इतनी इफिशियंसी ही नहीं है और जितना मैं उससे वर्कलोड ले रहा हूँ, तो उससे क्या फायदा होगा? वो मशीन खराब होने लग जाएगी। अगर हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन से अगर हम इंक्रीज हो गए, अगर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो गए, तो हमारी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी है ही नहीं है। अब ज्यादा काम लोगे तो फिर हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी? बहुत जल्दी थक जाएगी। हमारे अंदर सब कुछ, हम कैसे पेशेंट हो जाएगा? हाइपर एक्टिव हो जाएगा। कुछ भी काम करने के लिए एकदम आपको पेशेंट हाइपर एक्टिव नजर आएगा। उसको मतलब उसको बैठने का मन ही नहीं होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर हर चीजों का रेगुलेशन इंक्रीज हो गया है। लेकिन फिर वो पेशेंट इतनी जल्दी ही थक जाएगा। कुछ काम करेगा वो एक्स्ट्रा एनर्जी से करेगा, एक्स्ट्रा एफिशिएंसी से करेगा और तुरंत थक जाएगा।
और ऐसा पेशेंट आपको कैसा दिखेगा, पतला दिखेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओवरऑल 100% पतला दिखेगा, लेकिन 90% पेशेंट्स आपको हाइपरथायरॉयडिज्म के पतले दिखेंगे और हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट आपको मोटे दिखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें बेसिक समझना है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि थायराइड ग्लैंड का काम क्या है। अब थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है जिसकी वजह से ये बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट कंट्रोल होती है, तो 3 हार्मोन वो सीक्रेट करता है। कौन सा, टीएसएच, नाम में लिखा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर क्या, टी4, टी4 होता है थायरोक्सिन, देन टी3 होता है ट्राई आइडोथायरोनिन। 3 हार्मोन वो रिलीज करता है, और तीनों मुझे नाम से समझ आ रहे हैं कि पहला कौन सा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी यहां मुझे मेरे माइंड में इस नाम से ही पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि इसका डायरेक्ट रोल बॉडी में कुछ नहीं होगा, ये स्टिमुलेट करेगा। यानी अब मेरे माइंड में क्लियर हो रहा है कि ये साइडवेज हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलेशन का काम करेगा। यानी मेन जो काम हार्मोन बॉडी में करेंगे वो कौन करेंगे, टी4 और टी3। अब ये माइंड में आना चाहिए कि मैं टी4 पहले क्यों बोल रहा हूँ फिर टी3 बोल रहा हूँ, मैं टी3 टी4 क्यों नहीं बोल रहा हूँ, टी4 टी3 क्यों बोल रहा हूँ। इसके पीछे भी है, क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनको तो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, इनको बोलता है कि अब आप रिलीज हो, अब आप रिलीज हो। लेकिन वो स्टिमुलेट किसको करता है, टी4 को। टी4 कभी भी डायरेक्ट रोल नहीं प्ले करता, टी4 लेस एक्टिव है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% नहीं, 10% ही बेसिक मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, लेकिन उसका मेन काम क्या है, मेन हार्मोन है आपका टी3, इसको स्टिमुलेट करना। इसलिए हम टी4 को प्रीकर्सर ऑफ टी3 भी बोलते हैं। यानी क्या, ये टी3 का प्रीकर्सर फॉर्म है। जब टी4 टीएसएच है वो टी4 को स्टिमुलेट करेगा, फिर टी4 क्या होगा, टी3 का प्रीकर्सर, वो टी3 में कन्वर्ट होगा, देन टी3 हार्मोन जो मेनली 90%, 10% टी4 भी कर रहा है, 90% हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। अब ये तो हमने हार्मोन पढ़ लिए, होगा कैसे, सिंपल सी मैकेनिज्म है। हमारे बॉडी में जब भी लगता है कि थायराइड हार्मोन की कमी हुई, बॉडी में आप जानते हो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जानते हो, जैसे ही थायराइड हार्मोन की कमी हुई बॉडी तुरंत नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलाती है। ब्रेन के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, इनको कमांड भेजता है कि आप थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करिए, यानी उनको छोड़िए। ये क्या करते हैं, ये तुरंत टीएसएच को स्टिमुलेट करते हैं। यानी टीएसएच को इन्होंने भेजा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, ये तुरंत पहुंचा कहां, थायराइड ग्लैंड पर। ये थायराइड ग्लैंड पर पहुंचा और इस टीएसएच ने क्या करा, टी3 को स्टिमुलेट कर दिया, सॉरी टी4 को स्टिमुलेट कर दिया। किसको स्टिमुलेट करा, टी4 को। देन टी4 किसका प्रीकर्सर है, टी3 का। और फाइनली फिर आपका टी3 वर्क करेगा। यानी ये चेन कैसे चली, सबसे पहले हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हुए। कब एक्टिव हुए, जब बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी हुई, उन्होंने तुरंत टीएसएच हार्मोन छोड़ा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या थायराइड ग्लैंड के पास पहुंचा, उसने टी4 छोड़ा, और टी4 टी3 का प्रीकर्सर था, वो टी3 में हो गया कन्वर्ट, फिर उसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। अब यहीं से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की चलती है क्या, कि जैसे ही बॉडी को लगता है कि बॉडी में इनफ अमाउंट में थायराइड हार्मोन हो गए हैं, वो यहाँ से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलाता है और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि अब आप इस प्रोसेस को बंद कर दीजिए, हमारी बॉडी में क्या है, इनफ अमाउंट में थायराइड हार्मोन आ गए हैं, आप इस प्रोसेस को बंद कर दीजिए। अगर ये प्रोसेस बिगड़ गई तो क्या हो सकता है, पेशेंट को हाइपरथायराइड, क्या हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म। अगर ये प्रोसेस उसने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं चल पाई तो वो क्या होगा, रिलीज होता ही रहेगा, बिल्कुल रिलीज होता रहेगा। और अगर ये प्रोसेस बिगड़ गई, और कहीं ऐसा, अगर ये प्रोसेस बिगड़ने पर दो काम हो सकते हैं, अगर वो ये बिगड़ गई तो ज्यादा रिलीज हो सकता है, और ये प्रोसेस बिगड़ गई, रिलीज नहीं हुआ तो हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। यानी अगर ये वाली प्रोसेस बिगड़ी तो एट अ लेवल ऑफ थायराइड ग्लैंड गड़बड़ कुछ नहीं हुआ। क्या ये थायराइड लेवल के ग्लैंड पर कुछ गड़बड़ हुई, नहीं, ये ब्रेन के लेवल पे हुई। आपकी बॉडी की जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म थी, रेगुलेटरी मैकेनिज्म थी, यहाँ वो बिगड़ी, यहाँ थायराइड ग्लैंड नहीं बिगड़ी। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारे पास पेशेंट है, जो पेशेंट मेडिसिन ले रहा है, वो उसका बिगड़ा क्या है, क्या ब्रेन के लेवल से रेगुलेटरी मैकेनिज्म बिगड़ी है कि थायराइड ग्लैंड से बिगड़ी है। ठीक है, अब इसका हम बहुत अच्छा डॉक्टर्स कैसे पता करते हैं, माइंड में बहुत प्यारा क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे पता करना है। सिंपल मेथड है, टीएसएच देख लो, बॉडी के अंदर अगर टीएसएच बन रहा है तो यहां से आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई कि अच्छा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बन रहा है, मतलब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड तो एक्टिव है ना, टी3 टी4 नहीं बना। अगर टीएसएच ही नहीं बन रहा है
तो फिर हम समझ सकते हैं कि हाँ ऊपर से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। और टीएसएच भी इसलिए, जब भी आप थायराइड हार्मोन का टेस्टिंग कराते हो, जब डायग्नोस करवाते हो, उसमें टीएसएच का भी लेवल आता है। वो टीएसएच का लेवल मेन आपको ये बता देता है कि अगर वो ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है तो पता चल जाता है कि अच्छा जो आपको हाइपरथायराइडिज्म हुआ है वो ब्रेन के लेवल से हुआ है, और कम अमाउंट में हो रहा है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म हुआ है वो ब्रेन के लेवल से। अगर टीएसएच नॉर्मल है तो फिर हम देखते हैं T3, वो फिर हम देखते हैं T4 एंड T3। अगर T4 T3 में कुछ गड़बड़ है तो वो गड़बड़ है थायराइड ग्लैंड के लेवल पर, ना कि ब्रेन के लेवल पर। ये आपके माइंड में पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो यही मैंने आपको बताया क्या कि थायरॉक्सिन T4 एंड ट्राइआइडो थायरोडिन T3 आर दी हार्मोन सीक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड, और T4 लेस एक्टिव, इसलिए मैंने कहा ये 10% रोल प्ले करता है। माइक लीजिए प्लीज, जिसका भी माइक है। इससे हमें क्या पता चला कि T4 है वो सिर्फ 10% रोल प्ले कर रहा है और 90% T3 कर रहा है। लेकिन अगर T4 नहीं होगा तो क्या T3 बनेगा? नहीं, T4 ही T3 का प्रिकर्सर है। और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं, हम जब भी बॉडी में ड्रग देते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम डायरेक्ट कोई भी आपको हार्मोन या कुछ भी नहीं देते। हम कोशिश यही करते हैं कि हम प्रिकर्सर दें। अगर हमारी कोशिश रहती है, हम देख लेते हैं कि अगर बॉडी खुद उस, अगर हम प्रिकर्सर दे दें T4 और बॉडी फिर T3 बनाए तो वो बॉडी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, और बॉडी उस, और वो बॉडी के लिए फॉरेन नहीं होगा। जैसा कि हम ड्रग में भी पढ़ के आए थे, फॉरेन होता है तो बॉडी उसके लिए अगेंस्ट रिस्पॉन्स भी करती है। तो वहीं अगर हम प्रिकर्सर देते हैं तो वो बॉडी क्या उससे फिर T3 बना लेगी, तो बॉडी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसलिए 90% केसेस में अगर जहां भी आप देखोगे तो आपको T4 ही दिया जाएगा। हाँ, अगर ऐसा हो कि अगर वो बॉडी में आपके T4 तो बन रहा है उससे T3 नहीं बन रहा तो फिर कहीं जाके T3 दिया जाता है, अगर ऐसा केस है तो, वरना आपको T4 ही दिया जाएगा। ठीक है। अब हमने एक्शंस क्या देखने, एक्शन अभी मैं आपको सारे बिल्कुल बता चुका हूं, वही सारे एक्शन लिखे कि थायराइड हार्मोन आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ। मैंने बोला ना जितने बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट है, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, फंक्शन, मेंटेनेंस ऑफ ऑल बॉडी टिश्यू, हर बॉडी का फंक्शन थायराइड ग्लैंड रेगुलेट करता है। कोई भी ऐसा बॉडी का फंक्शन नहीं है जो थायराइड ग्लैंड उसको रेगुलेट नहीं करता। इसीलिए बचपन में अगर क्या हो जाता है, थायराइड ग्लैंड की आपकी कमी हो जाती है, थायराइड हार्मोन की ये कमी हो जाती है, तो आपको हो जाता है क्या, क्रिटिनिज्म। अब ये क्या है क्रिटिनिज्म? क्रिटिनिज्म क्या होता है? ये बच्चों को होता है, जनरली ये बच्चों को होता है, और ये जनरली प्रेग्नेंट फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है। जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उनके अंदर थायराइड हार्मोन की कमी होने की वजह से बच्चों को क्रिटिनिज्म हो जाता है। क्रिटिनिज्म का मतलब क्या है? अब सीधी सी बात है, हर बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाएगी, यानी बच्चा अब क्या होगा, मेंटली रिटार्ड हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बोला ये सीएनएस को चलाता है तो बच्चा मेंटली रिटार्ड हो गया। स्केलेटन मसल को रेगुलेट करता है, यानी बच्चा कैसा, फ्लॉपी हो जाएगा, चल बल नहीं पाएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वर्क करता है, यानी बच्चा कैसा हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा। जीआईटी सिस्टम, यानी वो सारे बिगड़ जाएंगे, यानी सारे सिस्टम बिगड़ जाएंगे। फिर बच्चे, आपका बेबी वो कैसा नजर आता है, इस तरीके से। ये क्या हो रहा है कि ये क्यों हुआ था, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। और क्रिटिनिज्म का मेन रीजन ही है कि ये जनरली होता है प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, मोस्ट कॉमन। प्रेगनेंसी के दौरान अगर फीमेल्स में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है, इस वजह से क्रिटिनिज्म होता है। इसलिए आप जानते हो कि प्रेग्नेंट फीमेल को 3 चीजें तो बहुत कॉमन दी जाती हैं, फॉलिक एसिड, आयरन और आयोडीन। ये तीनों मतलब उसके लिए बिल्कुल एकदम रामबाण है, ये तीनों तो देना ही पड़ता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, अब हमें यहाँ पर 3-4 लाइन लिखी, इसी से पूरा चैप्टर हमारा आगे चलेगा। मेटाबॉलिज्म रेट हो गई, इन्हें क्या क्या कर रहा है, थायराइड हार्मोन क्या हैव इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक फंक्शन, वही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इंक्रीज क्या कर रहा है, मेटाबॉलिक रेट, इनहेंस कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यानी कोई भी मेटाबॉलिज्म इसको कर रहा है। एंड लिपोलाइसिस, व्हाट द मीन ऑफ लिपोलाइसिस, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फैट एंड ट्राइग्लिसराइड। लिपो मीन्स क्या होता है, लिपिड्स, लाइसिस मीन्स उसका तोड़ना। अब तोड़ के करना क्या, उनसे एनर्जी तो रिलीज करनी है। अगर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या है, प्रोटीन लाइसिस, प्रोटीन को तोड़ना है। लिपोलाइसिस यानी फैट को तोड़ना है। कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के उससे एनर्जी निकालनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, दे फैसिलिटेट इरिथ्रोपोइसिस। ये पढ़ना, ये आगे वर्ड अभी आने वाला है। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी के प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट करने का देखो बहुत बड़ा वर्ड है यहाँ, फैसिलिटेट करने का है कि उसको इनहेंस करता है। उसको ऐसा नहीं कि उसको इरिथ्रोपोइसिस को एक करवा रहा है, नहीं, ये इसको इनहेंस कर रहा है। अगर ये इनहेंस नहीं करेगा तो
इरिथ्रोपोइसिस तो होगी, ये तो कंफर्म है, आरबीसी प्रोडक्शन तो होगा, हम यहाँ ये नहीं बोल सकते कि आरबीसी प्रोडक्शन नहीं होगा, आरबीसी प्रोडक्शन होगा, मगर वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो हम पेशेंट में ऐसा नहीं होगा कि उसको ये जो अनीमिया हो रहा है इस वजह से हो रहा है कि आरबीसी बन रही, नहीं, अनीमिया तो होगा लेकिन उसको डिस इरिथ्रोपोइसिस हो जाएगा, यानी आरबीसी एबनॉर्मल फॉर्मेशन होंगी। अब एबनॉर्मल फॉर्मेशन में 10,000 चीजें हैं, कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लियस छोटा बड़ा हो सकता है, वॉल छोटी बड़ी हो सकती है, मेगोब्लास्टिक हो सकती है, माइक्रोब्लास्टिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और नॉर्मल फंक्शन ये मैंने आपको बताई, सीएनएस, अगर सीएनएस भी हो रहा तो मेंटल रिटार्डेशन तो क्रिटिज्म के बच्चों में दिखता है, स्केलेटन मसल, सीवीएस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जीआईटी, ये सब कुछ आपको दिखने हैं, ठीक है। अब इसका यूसेज क्या है, अब इन पेशेंट को कैसे देते हैं, T4 एंड T3 ल्यूथन अवेलेबल इन दी गिवन ओरली, बिल्कुल इनको पेरिनेटल फॉर्म में नहीं दिया जाता, यानी यहां से हमें ये चीज क्लियर हो रही है कि माउथ का इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है जो हम कल पढ़ के आए हैं वो इसका माउथ में नहीं है, ये प्रॉपर जीआईटी तक चला जाता है, वहां पर जाकर ये एब्जॉर्ब होता है, फिर ब्लड में मिल जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ सकता है ये ओरली क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन रेट जो हमने पढ़ी थी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, वो ओरली नहीं है, वो पूरा नीचे जीआईटी तक चला जाता है, इसी वजह से आपको ये दिया जाता है ओरली, ठीक है। अब ये ड्रग्स दिए कहां का जाते हैं, पहला दिया जाता है रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है, रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब है कि उन पेशेंट्स में जिनमें ऑलरेडी किटिज्म हो गया है, अगर आप पेशेंट में आयोडीन की कमी हो गई है तो उनको हम ड्रग्स देंगे, T4 T3 हम उनको तभी तो देंगे जिन पेशेंट में क्या हो गया, किटिज्म हो गया है। तो इन किटिज्म ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली टू अवॉइड मेंटल रिटार्डेशन, हमें जैसे ही पता चलता है कि पेशेंट को किटिज्म तुरंत दो, क्योंकि सबसे पहली हमारी कोशिश यही है कि मेंटल रिटार्डेशन रोक सको, बाकी रुके या ना रुके। दूसरा हम किसमें देंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म में देंगे, है ना, हाइपोटोनिक एडल्ट्स कैन बी रिवर्स्ड बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। तीसरा वही सारी चीजें आ गई, थायरोक्सिन स्ट्राइडिन क्या, वो अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एरिथ्रोपोइसिस में काम करता है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टरी एनीमिया, लिख लेना, रिफ्रैक्टरी एनीमिया होता है डिस इरिथ्रोपोइसिस। डिस इरिथ्रोपोइसिस का मतलब है जो इरिथ्रोपोइसिस है वो डिस्टर्ब हो गई और उसमें कुछ भी हो सकता है। रिफ्रैक्टरी एनीमिया बहुत लार्ज वर्ड है, कुछ भी हो सकता है, मेगोब्लास्टिक, माइक्रोब्लास्टिक, कुछ भी हो सकता है आरबीसी में। इनफर्टिलिटी, अगर पेशेंट में इनफर्टिलिटी है थायराइड, किसकी वजह से, थायराइड ग्लैंड की वजह से, तो आप थायरोक्सिन दे सकते हो, क्योंकि हमने बात करा था रिफ्रैक्टिव पे करता है, नॉन ईगल, और भी वो सारी चीजें जो हम पहले पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले एक हमारे माइंड में क्वेश्चन चाहिए, आपने एक वर्ड सुना होगा गोइटर। गोइटर क्या वर्ड है, गोइटर ये आपने देखा होगा कि इलार्जमेंट ऑफ, क्या, इलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का इलार्ज होना। ये जनरली आप सुनते हो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में गोइटर होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में तो गोइटर होता है, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म में भी होता है। अब पहले मैं आपको हाइपो में बता देता हूं कि हाइपो में क्यों होता है, ये तो आपको मोस्टली लोगों को पता भी होगा, लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हाइपर में भी होता है। तो हाइपर में भी क्यों होता है उसका भी आपको रीजन बताऊंगा प्रॉपर क्यों होता है। देखो सबसे पहले तो गोइटर समझो, गोइटर मैंने आपको बता दिया क्या, इलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये तो हमारे माइंड में क्लियर। इलार्जमेंट क्यों हो रहा है, पहले हम हाइपो का समझते हैं, हाइपो में क्यों थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो रही है। हर हाइपो के पेशेंट में आपको गोइटर मिलेगा ही मिलेगा, मगर हर हाइपर के पेशेंट में आपको गोइटर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा अभी बताता हूं। हर हाइपो के पेशेंट में तो गोइटर मिलेगा, उनका ये सबसे बड़ी पहचान है हाइपो वालों की। अगर आप उनकी नेक देखना एकदम आपको फूली फूली नजर आएगी तो वो सबसे बड़ी पहचान है हाइपो की। क्या है रीजन, क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी की प्रोसेस है, हमारी बॉडी की कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, हमारी आरबीसी की भी है। क्या अगर आपको आरबीसी की याद हो, जब भी अगर हम कभी भी माउंटेन्स या कहीं भी चढ़ते हैं तो वहां पर क्या है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, अपने आरबीसी का साइज बड़ा कर लेती है। क्यों बड़ा कर लेती है क्योंकि अगर आरबीसी का नंबर तो वो तुरंत इंक्रीज नहीं कर सकती, हमारी बॉडी जानते हैं कि हम सर नंबर तो तुरंत इंक्रीज आरबीसी का नहीं कर सकते, लेकिन बाहर ऑक्सीजन की कमी हो गई और बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड है, तो बॉडी क्या करेगी, वो काम करेगी कि सर हम अपना आरबीसी का साइज इंक्रीज कर लेते हैं कि जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन पहले आ रहा था उससे अब डबल आए, उससे ज्यादा आए। मतलब अगर एक आरबीसी पहले 4 ले जा रही थी, अगर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ले जा रही तो अब वो 6 लेके जाए। हम नंबर तुरंत इंक्रीज नहीं हो सकता बॉडी में, साइज बॉडी ऊपर नीचे कर सकती है लेकिन नंबर को इतनी जल्दी रेगुलेट नहीं कर पाती, तो इसीलिए वो आरबीसी करती थी। सेम वही फंडा यहां पर है।
बॉडी क्या करती है, थायराइड ग्लैंड का साइज लार्ज कर देती है। क्यों? क्योंकि बॉडी हाइपो मीन्स क्या क्या हो रहा है, आयोडीन की कमी, आयोडीन की कमी की वजह से ही तो हो रहा है। तो अब क्या करती है, थायराइड ग्लैंड को इनलार्ज कर लेती है, क्योंकि वो जितना अगर वो साइज बड़ा हो जाएगा तो यहां पर ज्यादा अमाउंट में आयोडीन आके अटैच हो सके, ज्यादा अमाउंट में आयोडीन आके अटैच हो सके। और पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये भी कि ज्यादा हो, अगर ये साइज बड़ा कर लेगा तो ज्यादा अमाउंट में ये थायराइड हार्मोन भी रिलीज कर पाएगा। तो इस वजह से उसने अपना साइज को इंक्रीज करा, ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म चला के उसने अपने साइज को इंक्रीज करा। तो आपको मोस्टली 99% केसेस में हाइपोथायराइडिज्म के गोइटर दिख जाएगा। फिर अब यहाँ पॉइंट आता है कि हाइपरथायराइडिज्म में कैसे दिख सकता है। हाइपर में भी दिखता है, हाइपर में तो उल्टा होना चाहिए, हाइपर में तो बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है। तो अगर हाइपर में भी अगर साइज इंक्रीज हो गया फिर तो और ज्यादा रिलीज होगा। तो फिर हाइपर में साइज कैसे इंक्रीज हो रहा है? हाइपर में सिर्फ एक ही कंडीशन में गोइटर बनेगा, उसका नाम है ग्रेव्स डिसीज। नाम है ग्रेव्स, GRAVE, ग्रेव्स डिसीज। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो आपके थायराइड ग्लैंड है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में हार्मोन रिलीज करने लग जाता है, एक्स्ट्रा अमाउंट में हार्मोन रिलीज करता है। अब वो रिलीज करता कब है, वो अब यहां पर हमें समझनी पड़ेगी। ग्रेव डिसीज में ऐसा क्या होता है, ग्रेव डिसीज में मेनली जो आपका हार्मोन है TSH, उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, ना कि T3 और T4 का। अब यहां पर ये सबसे बड़ा पॉइंट है, अगर T3 T4 इंक्रीज होता तो वो तो थायराइड ग्लैंड से बाहर निकल के बॉडी में चला जाता, तो साइज बढ़ने की कोई जरूरत थी ही नहीं। अब यहां पर आप ये बिल्कुल माइंड में बना के बैठिए कि अगर T3 T4 इंक्रीज हो रहा है तो वो तो बॉडी में जाके डिसॉल्व हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड को इलार्ज होना ही नहीं है। इलार्ज होगा कब, जब TSH बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि TSH क्या होता है, ब्रेन से, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और TSH जाके कहा, थायराइड ग्लैंड में पहुंचता है और वहां पर T4 को स्टिमुलेट करता है, तो T3 में कन्वर्ट होता है। अगर T4 T3 में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, गड़बड़ हो गया TSH में, इसीलिए इसका नाम है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये आपके ब्रेन के लेवल पे चीजों को खराब कर देता है। यहां इसने डायरेक्ट क्या थायराइड ग्लैंड को खराब करा नहीं, इसने डायरेक्ट इनडायरेक्टली थायराइड ग्लैंड खराब हुआ। इसने क्या करा, TSH एक्स्ट्रा अमाउंट में सॉरी बनाता चला गया। अब बनाता तो चला गया तो उसकी वजह से T4 ज्यादा बनता चला गया, लेकिन थायराइड ग्लैंड में तो कमी नहीं थी। अब भले थायराइड ग्लैंड को मैक्सिमम वर्क करना पड़ा, क्यों? क्योंकि TSH का ओवरलोड पड़ रहा था, ऊपर से भयंकर लोड पड़ रहा था, तो उस चक्कर में थायराइड ग्लैंड को मैक्सिमम वर्क करना पड़ा। उसने भले मैक्सिमम वर्क करा, खूब उसने T4 बनाया, लेकिन फिर भी वो क्या इतनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में बना पाएगा? नहीं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड तो नॉर्मल है ना, वो तो नॉर्मल नहीं हुआ, मगर ब्रेन के लेवल पे काम गड़बड़ हो गया है, TSH ओवर बन रहा है। तो TSH क्या होगा, वो जाकर थायराइड ग्लैंड में जाके बैठता जाएगा और बैठ के इसके साइज को इनलार्ज कर लेगा। तो यहां जो इनलार्ज हुआ वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म में नहीं हुआ, वो एक्सेसिव अमाउंट, TSH के एक्सेसिव अमाउंट की वजह से क्या हुआ, इनलार्ज हुआ। तो यहां हमें समझना पड़ेगा कि जब भी आपसे कोई पूछे क्या गोइटर हाइपरथायराइडिज्म में होता है, तो बिल्कुल होता है, मगर वो होता है सिर्फ ग्रेव डिसीज में। अगर ग्रेव डिसीज नहीं बोलना तो सबसे बड़ा पॉइंट बोलो कि जब TSH का लेवल इंक्रीज होगा और थायराइड ग्लैंड में कोई गड़बड़ नहीं होगी, तब ही हाइपरथायराइडिज्म में गोइटर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब गोइटर अगर आपसे कोई पूछे हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म यानी हैसीमोटो, एक डिसीज होती है हैसीमोटो, ये बहुत कॉमन है हैसीमोटो, ये होती है हाइपोथायराइडिज्म में, इसमें गोइटर बनता है, और हाइपर में होती है ग्रेव्स डिसीज, उसमें गोइटर बनता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हाइपोथायराइडिज्म एंड एंटी थायराइड ड्रग। क्या इसका मतलब है कि हमें अगर पेशेंट में थायराइड क्या हो गया है, थायराइड जो थायराइड हार्मोन अगर वो ज्यादा हो गए हैं तो उनको कैसे कम करना है। तो क्या हाइपरथायराइडिज्म इज ड्यू टू एन एक्सेस सर्कुलेटरी थायराइड हार्मोन एंड कुड बी ड्यू टू वेरियस कॉज। सिंपल सी चीज है क्या कि अगर सर्कुलेटरी थायराइड हार्मोन, यहां बिल्कुल याद रखना, जब सर्कुलेटरी थायराइड हार्मोन की बात हो रही है तो यहां पर फिर T3 T4 की बात कर रहे हैं आपका। क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन में तो T3 T4 ही जाएगा, TSH नहीं जाएगा, TSH तो थायराइड में जाएगा। सर्कुलेटरी थायराइड हार्मोन की बात हो गई तो फिर वो T3 T4 की बात कर रहे हैं। तो एक कॉज तो ये हो सकता है कि T3 T4 बढ़ जाए, या दूसरे बहुत सारे कॉज हैं। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज पढ़ेंगे ग्रेव्स डिसीज।
ये इतना कॉमन है आज आजकल। 40 जहां वुमेन 90% मतलब मेल में बहुत कॉमन है, 10% ही है। 90% फीमेल में जहां 40 ईयर के ऊपर हुई ग्रेव डिसीज मिलना स्टार्ट हो जाता है, और ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ग्रेव डिसीज क्या है? ग्रेव डिसीज का एक नाम और है, नोट डाउन कर लेना, मैं जो भी बताता हूं ना प्लीज लिखते रहना, क्योंकि ये सब इसमें नहीं लिखा है और बार बार नहीं मिलेगा। ग्रेव डिसीज को बेस्ड डाउ डिसीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये इस नाम से भी एग्जाम में आती है। अब ग्रेव डिसीज तो हमें याद रहता है भैया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं बेस्ड डाउ, BASEDOW, DOW, बेस्ड डाउ डिसीज के नाम से इसको भी बोलते हैं, तो ये इस नाम से भी आ सकती है। ठीक है, इसको बेस्ड आउट डिसीज बोलते हैं। इसमें होता क्या है, मेन आपसे कोई पूछे तो सिंपल बोल दो कि बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। क्यों हो जाती है बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड? क्योंकि गोइटर की वजह से ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है। और क्यों होती है वो मैं बता चुका हूं, TSH पूरी प्रोसेस बता चुका हूं, वो पूरी प्रोसेस इसमें कहीं भी नहीं लिखी, वो सिर्फ मैंने आपको एक्स्ट्रा से बताई है कि आपको पता होना चाहिए ये क्यों होता है। ठीक है, अब जो एंटी थायराइड ड्रग है, एंटी थायराइड ड्रग सीधी सी बात है कि थायराइड ग्लैंड पर इफेक्ट करेंगे। कब? जब हार्मोन ज्यादा हो रहा है। अब हम 3 चीजों पर ही काम कर सकते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें काम करना है कि थायराइड ग्लैंड बॉडी में ज्यादा हो गया, मतलब थायराइड हार्मोन ज्यादा हो गया, तो हम उसे क्या, जैसे ही वो फटाफट आ जाना। और मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि कुछ लोग सेकंड वाला जैसे स्टार्ट करते हैं तो चले जाते हैं, तो मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर जाना है तो स्टार्टिंग में जाओ, नहीं तो अगर ये वाला फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करते हो तो सेकंड कंप्लीट करा करो, क्योंकि जो भी मेन होता है वो क्लाइमैक्स में ही होता है। क्लाइमैक्स में पूरा समझ आता है, अभी बीच में छोड़ के चले जाओगे तो फार्मा में कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि सारे ड्रग्स एंड में ही आएंगे, सेकंड हाफ में ही। ठीक है, तो एंटी थायराइड ड्रग में हम 3 लेवल पे वर्क करेंगे। पहला हमारा हो गया सिंथेसिस, दूसरा हमारा हो गया रिलीज, अभी मैं आपको बताता चलूंगा, तीसरा एक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब ये वही बात आ गई, सिंथेसिस कहां हो रही थे? TSH के लेवल पे हो रहे थे, TSH आ रहा था, फिर वो T4 को क्या कर रहा था सिंथेसिस कर रहा था, वहां से T3 बन रहा था। रिलीज, रिलीज मतलब T3 बॉडी में रिलीज हो रहा है। यानी अगर हम इस प्रोसेस को ही रोक दें, हम T4 को T3 में कन्वर्ट ना होने दें, तो हमने वर्क कर दिया सिंथेसिस पे। किस पे वर्क कर दिया? सिंथेसिस पे। अगर हम होने दो TSH, मतलब बॉडी में हमने क्या करा, हमें जैसे पता है हमने क्या करा, इस प्रोसेस को नहीं होने दिया, T4 को T3 में कन्वर्ट मत होने दो, वो तो हमने वर्क कर दिया सिंथेसिस पर। रिलीज मतलब कि बॉडी में T3 को रिलीज मत होने दो। और एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन का मतलब है कि T4 तो रिलीज हो गया है, वो T3 तो रिलीज हो गया है, मगर पर्टिकुलर उन टिश्यूज को डीएक्टिवेट कर दो, या उन टिश्यूज पे जो रिसेप्टर बैठे हुए हैं जो T3 को लेने वाले हैं, उन रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर दो। यानी उसका क्या कर दो, थायराइड हार्मोन का फंक्शन, एक्शन ही रोक दो। यानी तीनों लेवल पे बात हो, या तो सिंथेसिस मत होने दो, या रिलीज मत होने दो। अगर हमें लगता है कि हम यहां कहीं रोक सकते तो फिर एक्शन ही रोक दो। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि ड्रग यूज्ड इन हाइपरथायरॉयडिज्म। आपके सिलेबस में हाइपरथायरॉयडिज्म ही है, हाइपो नहीं है। ठीक है, और हाइपो का मैं आपको पहले ही पूरा भी कंप्लीट करके पढ़ा चुका हूं। हाइपो में कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको ड्रग देना है। ठीक है, अब हाइपरथायरॉयडिज्म में पढ़ना है, आप तीन मेथड पढ़ेंगे। एंटी थायराइड ड्रग आप 3 पढ़ेंगे। पहला आप पढ़ेंगे थाइनोमाइड्स। थाइनोमाइड्स नाम याद करना है, यहीं पे याद करते चलो, बाद में याद नहीं कर पाओगे। पहला थाइनोमाइड्स, 3 लेवल पे वर्क करना है। पहला थाइनोमाइड्स, दूसरा आप वर्क करोगे आयोडाइड्स। बहुत नाम सुना होगा, क्या आपके नमक में आयोडीन है? आयोडाइड्स। ठीक है, ये राइटिंग सही नहीं हो रही है, अभी उसमें लिख लेना, वो माउस से तो होता नहीं है। ठीक है, और तीसरा आपका होगा रेडियो एक्टिव आयोडीन। रेडियो एक्टिव आयोडीन, एक सेकंड, किसी का कोई डाउट है क्या? हाँ, रिलीज एक्सपीरियंस, हाँ मैं अभी आपको बता दूंगा, कोई नहीं है, अभी फिर से रिवाइज करेंगे ना, अभी बता दूंगा। तो मैंने क्या बोला, सिंथेसिस तो मैंने अभी आपको बताया था कि सिंथेसिस का मतलब था क्या, कि T4 को T3 में मत बनने दो। रिलीज का मतलब कि अगर T3 बन गया है तो उसको बॉडी, तो उसको ब्लड में रिलीज मत होने दो। अगर रिलीज भी हो गया तो फिर T3 को मत करने दो। काम करने से कहां रोक सकते हो, इन पर्टिकुलर टिश्यूज को ही रोक दो जो T3 को एब्जॉर्ब ना करें, खत्म बात। तो वही, ये पहला हो गया थाइनोमाइड, दूसरा हो गया आयोडाइड, और तीसरा होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन। अब रेडियो एक्टिव आयोडीन से तो आपके माइंड में बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई कि रेडियो एक्टिव तो एक ही जगह आता है जब क्या, कैंसर हो गया, वो थायराइड ग्लैंड क्या हो गया, थायराइड कार्सिनोमा। तब भी क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। आपको पता है जब भी कैंसर होता है तो बॉडी में चीजें बढ़ती ही हैं, हमेशा नहीं, मोस्टली। ठीक है,
तो अब सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे थाइनोमाइड। अब थाइनोमाइड में 3 आपको ड्रग के नाम याद करने हैं। प्रोपाइल थायोयूरिसिल, ये रहा नाम, प्रोपाइल थायोयूरिसिल, मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल। ठीक है, ये तीनों नाम यही याद कर लेना, प्रोपिल थायोयूरिसिल और मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल। ये किसके अंदर आते हैं? ये आपके आते हैं थाइनोमाइड्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर 3 ड्रग आपके आए। अभी हम पढ़ेंगे कौन सा, ये मैंने आपको बता दिया, आयोडीन, आयोडाइड्स और रेडिएक्ट। अब हम मेन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे थाइनोमाइड्स। थाइनोमाइड मेन काम कहां करता है? थाइनोमाइड मेन काम करता है सिंथेसिस पे। यानी हमारे माइंड में क्लियर पिक्चर हो गई कि T4 को T3 में नहीं बनने देगा। थाइनोमाइड आपसे पूछे कोई मेन कहां वर्क करना है कि T4 को T3 में मत बनने दो। अगर आप कल को अभी कोई भी आप अपने घर पर ड्रग उठाओ और जो थायराइड की ड्रग ले रहा है तो उस पर देखो क्या प्रोपिल, उसमें क्या डला है, प्रोपिल थायोयूरिसिल डला है कि मेथिमाजोल डला है कि कार्बिमाजोल डला है, क्या डला है? अगर इन तीनों ड्रग में से कोई डला है तो आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि अच्छा इसको हम कहां रोक रहे हैं, एट अ लेवल ऑफ थायराइड ग्लैंड पे हम वर्क कर रहे हैं, यानी हम सिंथेसिस ही नहीं होने दे रहे। यानी जो उसको प्रॉब्लम है वो सिंथेसिस के लेवल पे प्रॉब्लम है। अब सिंथेसिस पे 2 लेवल पे प्रॉब्लम हो सकते हैं, या तो ब्रेन से टीएसएच ज्यादा आ रहा है या फिर थायराइड ग्लैंड में ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, और वो हम कैसे पता करेंगे? रिपोर्ट से। मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, टीएसएच रिपोर्ट देखो आप, ठीक है, पेशेंट की। अब इसमें लिखा है कि थाइनोमाइड का एक्ट बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? क्या है इसकी कि थाइनोमाइड्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। प्रोपिल थायोयूरिसिल का काम एक ही है, क्या? इनहिबिट पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3। यही मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप T4 T3 को नहीं बनने दोगे तो ऑटोमेटिक बॉडी में T3 और T4 का लेवल गिर जाएगा। ठीक है, और मैंने कहा है कि T3 90% वर्क करता है, T4 सिर्फ 10%। 90% T4 का काम है T3 को बनाना। आप इस चेन को ही रोक दो, अब T4 को T3 में कन्वर्ट मत होने दो। ठीक है, अब मैं आपसे हाइपो में पूछूं, सर एक बात बताना कि यहां पर मैं आपसे बोल दूं कि T4 को T3 में मत बनने दो। ठीक है, अब पेशेंट अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का है तो आप उसको प्रीकर्सर में T4 की टेबलेट दे सकते हो कि नहीं? यानी आप उसे थायरॉक्सिन की टेबलेट दोगे। तो अब अगर आपके पास हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है, उसका जब टेबलेट देख रहे हो तो ड्रग में पीछे देखो क्या थायरॉक्सिन की टेबलेट खा रहा है वो। 90%, मैं आपको बता दे रहा हूँ, येलो कलर का प्लास्टिक का एक गोल एकदम ऐसा छोटा सा डिब्बा आता है, उसके अंदर होती है थायरॉक्सिन की टेबलेट। ये देखना, एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ। ये आपके मोस्ट लोगों में आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग खाते हो तो आप नहीं खाते हो ना। ये आता है, ये थायरो, बहुत नाम आते हैं, थायरोनॉम्स के नाम से आता है। इसके अंदर होता है थायरोक्सिन, ये ऐसी टेबलेट्स के बॉक्स आते हैं। ठीक है, तो अब हम कहां पर पहुंच गए? ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, लार्ज डोसेस में स्टूबलेट रिलीज ऑफ टीएसएच रिजल्टिंग इन थायराइड इनलार्जमेंट, सीधी सी बात है। अब आप क्या करोगे? अब अगर वो लार्ज डोज में लोगे तो उससे होना क्या है? आप टी फोर को तो T3 में बनने से रोक सकते हो, क्या आपने टीएसएच को रोक पाया? नहीं। तो क्या होना है फिर? गोइटर तो बनना ही है, खत्म बात। ये काम हो गया हमारा थाइनोमाइड का। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल एक ही ड्रग है, इनको मतलब अलग अलग नाम से हैं, लेकिन इनको इन दोनों का काम एक ही होता है। क्या काम होता है? इस कॉमनली यूज्ड एज इट्स मोर पोटेंट एंड लॉन्ग एक्टिंग। आपको सबसे ज्यादा यही मिलेंगे, क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग है। हमें कोई भी ड्रग में क्या क्वालिटी चाहिए? यही तो चाहिए कि लॉन्ग एक्टिंग हो और उसका पोटेंशियल हाई हो। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट इनके क्या रहते हैं? अब याद रखना, एडवर्स इफेक्ट में 90% एडवर्स इफेक्ट हर ड्रग के कॉमन होते हैं। जो एक दो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करें। एलर्जिक रिएक्शन सब में मिलेगा, हेडेक सब में मिलेगा, डायरिया वायरिया मोस्टली में मिलेगा, नोजिया सब में ही मिलेगा, एब्डोमिनल पेन। कोई भी आप अगर ड्रग ओरली ले रहे हो उसमें जीआईटी का सब कुछ लिख दो, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, जीआईटी डिस्टर्बेंस, एसिडिटी और सब कुछ, वॉमिटिंग, हेडेक, जो मिले लिख दो। ये सब, जॉइंटिस, मोस्टली ये सब लिखो। लेकिन जो एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं उस पर्टिकुलर ड्रग के, वो आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्या? ग्रेन्युलोसाइटोपेनिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रेन्युलोसाइटोपेनिया। इसमें क्या होता है? ग्रेन्युलोसाइटोपेनिया का मतलब, ग्रेन्युलो का मतलब होता है ग्रेन्युलोसाइट, और पेनिया का मतलब होता है डिक्रीज।
और ग्रेनुलोसाइट क्या, WBC। ग्रेनुलोसाइट है क्या, WBC तो है। ग्रेनुलोसाइट की डेफिनेशन लिख लो, ग्रेनुलोसाइट WBC विद माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्यूल्स, WBC with microscopic granules that containing enzyme that digest microorganism। एक बार फिर बोल रहा हूं, अगर लिख रहे हैं तो वो लिख लो, WBC with microscopic granules that containing enzymes that digest microorganism। ये काम होता है ग्रेनुलोसाइट यानी WBC। इनकी कमी होना, हमको पता है WBC में क्या, न्यूट्रोपिनिया। व्हाट इज न्यूट्रोपिनिया, डिक्रीज अमाउंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स। व्हाट इज इस्नोपिनिया, डिक्रीज अमाउंट ऑफ इस्नोफिल्स। कुछ अलग था क्या, नहीं, लेकिन ये इसका स्पेशल पॉइंट है, ये याद रखना है। प्लीज रिपीट कर दीजिए डेफिनेशन। डेफिनेशन, WBC विद माइक्रोस्कोपिक ग्रेनुअल्स, WBC विद माइक्रोस्कोपिक ग्रेनुअल्स that containing enzymes which digest microorganism। ठीक है, यूज क्या है, वही ग्रेप डिसीज अभी स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे, ग्रेप डिसीज में देना है। ठीक है, दूसरा टॉक्सिक नोडुलर गोइटर। व्हाट इज टॉक्सिक नोडुलर गोइटर, इसको लिख लो, अभी टाइम होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। ग्रेप डिसीज में तो इसको देना ही देना है। ठीक है, टॉक्सिक नोडुलर गोइटर का मतलब है एज एन अल्टरनेटिव व्हेन सर्जरी कैन नॉट बी डन एज इन एल्डरली। देखो टॉक्सिक नोडुलर गोइटर का मतलब होता क्या, टॉक्सिक नोडुलर गोइटर क्या इसका मतलब है, नाम में लिखा है कि आपका गोइटर मतलब क्या है कि आपको हुआ तो एज कंपेयर में ग्रेप डिसीज ही है, लेकिन उसके साथ जो नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स क्या लार्ज हो गए हैं, नोड्यूल्स आपके क्या हो गए हैं, लार्ज हो गए हैं। इसकी एक बार आप डेफिनेशन लिख लो, क्या कि enlarged thyroid gland contain small masses, masses यानी nodules। enlarged thyroid gland contain small masses that is nodules। इसको तीन नाम से और बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तीन नाम से और बोलते हैं। पहला बोलते हैं प्लमर्स डिसीज, PLUMMER', PLUMMER', प्लम्यूर्स डिसीज, टॉक्सिक एडिनोमा, ADENOMA, टॉक्सिक एडिनोमा, और टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर। तीन नाम हो गया, क्या हो गया, प्लमर्स डिसीज भी बोलते हैं, टॉक्सिक एडिनोमा भी बोलते हैं, और टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो enlarged thyroid gland contain small masses that is nodules, also called as Plummer's disease, toxic adenoma and toxic multinodular। ठीक है, इसमें भी दिया, इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं, जो हमारे थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं, और वो टॉक्सिक हैं अगर वो ज्यादा है। और इसमें आपको पता है ये लाइन क्यों लिखी है कि एज एन अल्टरनेटिव एंड सर्जरी कैन नॉट बी डन, क्योंकि जब टॉक्सिक नोडल गोइटर होता है ना, उसका कोई इलाज नहीं है। टॉक्सिक है मतलब वो कार्सिनोमा की तरफ जा रहा है, तो उसकी सर्जरी करके निकालना ही है। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि सर्जरी बिल्कुल लास्ट में रखो। अगर आप एल्डरली स्टेज में हो तो वहां सर्जरी को प्रेफर नहीं करते, तो वहां हम कोशिश करते हैं कि इन मेडिसिन को दो जिससे ठीक हो सके, तो जितना टाइम निकल सके उतना टाइम निकालो। हमारी तो यही कोशिश होती है, सर्जरी बिल्कुल लास्ट ऑप्शन में रखें। ठीक है, फिर एक होता है प्री ऑपरेटिवली। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है कि प्री ऑपरेटिवली हम ड्रग को क्यों दे रहे हैं। यहाँ तो हमने प्री ऑपरेटिवली बिल्कुल अच्छे से याद रखो। देखो प्री ऑपरेटिवली इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी हम पढ़ के आए कि थायराइड ग्लैंड का इनलार्ज है। पहला पॉइंट तो थायराइड ग्लैंड इनलार्ज है। अब इनलार्ज में हम उसकी सर्जरी नहीं कर सकते, हम लार्ज में उसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर इतना लार्ज क्वांटिटी में निकालेंगे आसपास के स्ट्रक्चर पियर्स हो जाएंगे, सर्जरी बिगड़ सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, सर्जरी हमेशा जब भी कोई भी चीज निकालनी है तो तभी निकालते हैं जब वो अपने नॉर्मल फंक्शन पे हो। वो एबनॉर्मल फंक्शन पे है और आपने उसको निकाल दी, बॉडी में ऑलरेडी वो एबनॉर्मलिटी पे है और आपने एबनॉर्मल फंक्शन पे निकाल दी, तो बॉडी का रेगुलेशन बिल्कुल बिगड़ जाएगा। यानी हम प्री ऑपरेटिवली, यानी जब हम पता कर लेते हैं कि पेशेंट का ऑपरेशन होने वाला है तो 15 दिन पहले ही हम ये ड्रग स्टार्ट करवा देते हैं। क्यों? पहली चीज तो उसका साइज रिड्यूस्ड हो, नंबर 1। दूसरी चीज उसका जो, अगर हम ये ड्रग लेंगे तो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन भी नॉर्मल होगा, फंक्शन नॉर्मल होगा तब नॉर्मल फंक्शन पे हम उसको निकालेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं ईओथायरॉइड। आपसे कोई पूछ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है, व्हाट इज ईओथायरॉइड। ईओथायरॉइड का मतलब नॉर्मल फंक्शन थायराइड ग्लैंड, नॉट नॉर्मल फंक्शन थायराइड। मतलब ऐसा तो फिर इसको थायराइड ग्लैंड बोल दो, इसको नहीं। ईओथायरॉइड का मतलब होता है कि जब हाइपर पेशेंट को या तो हाइपर था या हाइपो था, आपने मेडिसिन के वजह से वो अपने नॉर्मल फंक्शन पे आया है, तब उसे ईओथायरॉइड बोलते हैं। वैसे नॉर्मल नहीं, जैसे हमारा आपका नॉर्मल है उसे ईओथायरॉइड नहीं बोलते। कब? जब आप मेडिसिन की वजह से हाइपो या हाइपर उसको नॉर्मल लेके आ रहे तब उसको बोलते हैं ईओथायरॉइड।
और हाँ, ये बाइट में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि सर जब मेडिसिन से नॉर्मल आ सकता है तो सर्जरी क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि अब इतने ज्यादा क्वांटिटी में हो गया है कि मेडिसिन अब एक लार्ज क्वांटिटी में कर रही है और ज्यादा अमाउंट में हम ड्रग नहीं दे सकते, हमें ये भी देखना पड़ता है। और प्लस वो लार्ज अमाउंट में अपना साइज बढ़ाता चला जा रहा है, आसपास के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को दबा रहा है, तो हमें पता है कि सर्जरी लास्ट ऑप्शन है, तो एक लार्ज अमाउंट में उसको ड्रग दे दिया जिससे उसका साइज रिड्यूस हुआ और उसको निकाल दिया। या छोटे मोटे अमाउंट के ड्रग में क्वांटिटी में साइज रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि सर्जरी होने वाली है। अब हमारा कंप्लीट हो गया कौन सा? थाइनोमाइड्स। थाइनोमाइड के अंदर हमने 3 पढ़े, कौन कौन से पढ़े? प्रोपाइलथायोउरासिल पढ़ लिया, और फिर मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल, ठीक है। सेकंड वन पढ़ेंगे आयोडाइड। आयोडाइड बिल्कुल स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हो, टीवी में ऐड भी देखते हो आपके, है ना, सॉल्ट में आयोडीन डाल के देते हैं, ये आयोडाइड आजकल डाल के देखते हैं, इतना मैंने बोला ना बहुत कॉमन है, सॉल्ट में डाल के देते हैं आपको। तो आयोडाइड इनहिबिट द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। ये क्या करता है? इनहिबिट कर रहा है रिलीज, यानी पहला वाला जो आपका क्या था थाइनोमाइड, वो आपका वर्क कर रहा था सिंथेसिस पे, ये वाला वर्क कर रहा है आपका रिलीज पे। ध्यान रखना, वो सिंथेसिस पे, ये रिलीज पे। हम 3 चीजें पढ़ के आए थे, सिंथेसिस, रिलीज और एक्शन। तो वो सिंथेसिस पे वर्क कर गया, ये रिलीज पे वर्क कर रहा है, ये रिलीज नहीं होने देता। आयोडीन इनहिबिट द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन एंड इन थायरोटॉक्सिक पेशेंट। थायरोटॉक्सिक क्या, जिनमें टॉक्सिसिटी बढ़ रही है थायराइड ग्लैंड की वजह से, और जो सिम्टम्स हैं वो 1-2 दिन में सबसाइड होते हैं। अब यहाँ बहुत बड़ा पॉइंट आता है, क्या 1-2 दिन में सब क्या क्यों हो रहे हैं सबसाइड सिम्टम्स? इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप इसमें अब रिलीज को रोक रहे हो, सिंथेसिस को नहीं। अब आप रिलीज को रोकोगे तो जो ऑलरेडी ब्लड में जा चुके हैं वो तो अपना एक्शन करेंगे ही करेंगे ना, तो उनका एक्शन 1-2 दिन तक चलता है, और 1-2 दिन में आप यहाँ रिलीज तो रोक देते हो, मगर 1-2 दिन में जो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं उनको एक्शन खत्म होने में 1 से 2 दिन लगते हैं, समझ रहे हैं? इसलिए यहाँ 1 से 2 दिन का सबसाइड टाइम पीरियड होता है। इसमें आपकी वही बात, अब वो यही थाइनोमाइड में भी होगी, यही आयोडीन में होगी, ये वाली लाइन उधर भी लिखना है आपको। क्या इससे क्या हो जाएगा? ग्लैंड बिकम्स फर्म, लेस वेस्क्यूलर एंड श्रिंक इन साइज ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 14 डेज, यानी सिंपल लैंग्वेज में साइज में छोटी हो रही है। इसी का फायदा तो हम अभी अब बोल के आई थी कि प्री ऑपरेटिवली हमें उठाना भी है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या, सेम वही एलर्जिक रिएक्शन उसमें भी लिखना है, इसमें भी का रेसेस, कंजक्टिवाइटिस, स्वेलिंग ऑफ लिप्स, सलाइवरी, ये जो इसमें अलग से स्पेशल पॉइंट है, जैसे कंजक्टिवाइटिस, स्वेलिंग ऑफ लिप्स, ये वहां नहीं थे तो ये आपको यही लिखने हैं। सलाइवरी ग्लैंड, फीवर, लिम्फेडेनोपैथी तो उसमें भी होना है। उसका मतलब क्या होता है? स्वेलन लिम्फ नोड। जब भी थायराइड हो, लिम्फ नोड तो स्वेलन होने ही होने हैं, वो तो बिल्कुल उसका पड़ोसी है, लिम्फ नोड है ना। दूसरा, क्रोनिक ओवरडोज क्या करा सकता है? आयोडिज्म। आयोडिज्म का मतलब होता है क्या? एबनॉर्मल ऑफ, जस्ट अ सेकंड, किसी का डाउट है, ये कंजक्टिवाइटिस है, वो इसका एडवर्स इफेक्ट डायरेक्ट वे नहीं है। मैंने क्या बोला? ये बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट है, कुछ भी बिगाड़ सकता है, इसके एडवर्स इफेक्ट में कुछ भी आ सकता है। ऐसे तो कंजक्टिवाइटिस में आएगा तो क्या कि लिप्स क्यों आ रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड। मैंने बोला ना कि थायराइड ग्लैंड बॉडी की हर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, तो कुछ भी बिगड़ सकता है, कुछ भी, ठीक है। क्रोनिक ओवरडोज लेंगे तो क्या होगा? मेटेलिक टेस्ट। मेटेलिक टेस्ट को ऐसा नहीं होता, कुछ लोग समझते हैं कि मेटेलिक टेस्ट का मतलब जब आप कुछ खाते हो तो मेटल जैसा फील होता है, नहीं। आपको ऑल टाइम आपके माउथ में मेटेलिक टेस्ट ही फील होगा, अजीब सा फील होता रहेगा ऑल टाइम, कुछ खाने पर नहीं, हमेशा ही। एक्सेसिव सलाइवेशन का मतलब सलाइवा एक्सेसिव, लैक्रीमेशन का मतलब होता है टीयर्स का निकलना, ठीक है। रनी नोज, सॉर थ्रोट और कफ, रेसिस, ये सब आपके एडवर्स इफेक्ट में है ही है। यूसेस क्या है? वही जो यूसेस उसमें था, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन फॉर थायरॉइडक्टोमी। क्यों? क्योंकि ग्लैंड बिकम्स फर्म बना रहे, वही इसमें था, वही इसमें। आयोडीन स्टार्टेड क्या? वही चीज मैंने आपको अभी बताई थी जस्ट लास्ट के। ऑपरेटिवली अगर आपको देना है तो आयोडीन को आप 10 दिन पहले सर्जरी के स्टार्ट कर दो, जिससे आपकी थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगी? फर्म, छोटी हो जाएगी, जिससे आप इजिली निकाल सकते हो। पहली चीज उसमें देते हैं। दूसरी देते हैं सीवियर थायरोटॉक्सिक्स। सीवियर थायरोटॉक्सिकेसिस मतलब आयोडीन एक्ट रैपिडली टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। थायरोटॉक्सिस का मतलब होता है कि एक्सेसिव अमाउंट में थायराइड ग्लैंड का रिलीज होना, तो हमें यहाँ रिलीज रोक रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं सीवियर थायरोटॉक्सिस में इसको देते हैं। एंड लास्ट वन, प्रोपियोलैक्सिस। प्रोपियोलैक्सिस तो मैं आपको कल ही बता चुका हूं। प्रोपियोलैक्सिस का मतलब होता है कि एडवांस में देना, और वही तो हम सॉल्ट में करते हैं, या आप एडवांस में ही तो खाते हो दिन भर। आयोडीन जो आप नमक में ले रहे हो वो आप क्या करते हो? प्रोफिलैक्सिस इफेक्ट में ही तो लेते हो। आयोडीन इज एडेड टू सॉल्ट यूज्ड इन कुकिंग टू प्रिवेंट एंडेमिक गोइटर, तो आपको पहले से ही दिया जाता है, ठीक है। डाइटरी, इसको बोलते हैं डाइटरी आयोडीन डिफिशियंसी। ये कौन सा इफेक्ट हो गया? ये प्रोफिलैक्सिस इफेक्ट हो गया, जो आप सॉल्ट में हमेशा ले रहे हो।
ठीक है। प्री ऑपरेटिव हो गया। सीवियर थायरोटॉक्सिस मैंने बता दिया कि एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज हो रहा है, तो रिलीज उसको बोलते हैं सीवियर थायरोटॉक्सिस, यानी टॉक्सिसिटी हो रही है थायराइड हार्मोन की वजह से। प्रोफिलैक्सिस आपको बता चुका हूं। फिर अगर एंटीसेप्टिक और यूज्ड इन कफ, क्योंकि मैंने बोला उसकी वजह से कफ वगैरह ये सब सिम्टम्स आते हैं, तो भी आयोडीन वगैरह देते हैं, क्योंकि आयोडीन मैंने बोला ना आयोडीन तो वैसे ही नॉर्मल है, बहुत सारी चीजों में देते हैं, एंटीसेप्टिक में भी देते हैं, कफ में भी देते हैं, ठीक है। क्योंकि आयोडाइड है ना, वो जनरली आपको कभी भी अगर आपको थायराइड हो गया है तो आपको आयोडीन बहुत ही रेयर होगा कि आपको आयोडाइड देंगे। क्यों? क्योंकि आप कोई मतलब नहीं है उस टाइम पे, आपको सिंथेसिस रोकना है। रिलीज रोक के फायदा क्या है? फिर आपको दो ही केस में देते हैं कि या तो प्री ऑपरेटिव दे दो या प्रोफिलैक्सिस दे दो। ट्रीटमेंट के पर्पस में तो बहुत ही कम देते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता ना उसका, क्योंकि उसका टाइम पीरियड भी 10 से 12 दिन है। 1 से 2 दिन में असर करती है, तब तक तो सब खराब ही हो जाएगा। तो ये आपका प्रोफिलैक्सिस में या प्री ऑपरेटिव काम चल रहा है कि तब दे दो, वरना आपको दी जाती है थाइनोमाइड्स, याद रखना है। लास्ट वन रेडियो एक्टिव आयोडीन, नाम में समझ आ रहा है। रेडियो एक्टिव आयोडीन का मतलब कब है? कैंसरस पेशेंट में दी जा रही है, ठीक है, यानी थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो रहा है, यानी थायराइड कार्सिनोमा। क्या देते हैं? आयोडीन 131 देते हैं, ओरली इसका सॉल्यूशन पिलाया जाता है आपको, ठीक है। फिर क्या करता है वो, जाके आपके जो थायराइड ग्लैंड में जो क्या है, छोटे छोटे जो टिश्यूज हैं जिनमें फॉलिकल्स बन गए हैं। फॉलिकल्स का मतलब क्या? कि जो साइज में इलार्ज हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, एबनॉर्मली इलार्ज हो गए हैं, उनमें जाकर वो क्या होता है, सॉल्यूशन जाकर उनमें एब्जॉर्ब हो जाता है एंड कंसेंटेड बाय द थायराइड। फिर हम बाहर से क्या बीटा रेज देते हैं और वो पेनिट्रेट करता है 0.5 mm टू 2 mm के टिश्यूज में जो साइज में इलार्ज हो गए हैं, और उनको डिस्ट्रॉय करता है। क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है। और डिस्ट्रॉय सिर्फ उन्हीं टिश्यूज को कर। इसका सबसे बड़ा पता फायदा क्या है कि अगर हम डायरेक्ट बीटा रेज दे देंगे ना, तो आसपास जो नॉर्मल टिश्यूज है वो भी अफेक्ट हो जाएंगे। फिर वही वाला हो जाएगा, कार्सिनोजेनिटी पढ़ के आए थे एडवर्स ड्रग रिएक्शन में, कि हम करने तो इनको ठीक चले थे, इनको भी कैंसर कर दिया। तो इसमें क्या है, आयोडाइड ये हम पिला देते हैं, आयोडीन 131। इससे क्या होता है, ये सिर्फ वहीं जाके उन्हीं टिश्यूज में एब्जॉर्ब होता है जो साइज में लार्ज हो गए हैं। तो जब आप बीटा रेज दोगे तो ये सीधा बीटा रेज इसी पे जाके पड़ेगी, और ये उसी टिश्यूज में है जिसमें कार्सिनोमा है। तो इसको आपको डायरेक्ट फायदा मिल रहा है, ठीक है। इट इमिट्स बीटा रे व्हिच पेनिट्रेट ओनली 0.5 टू 2 मीटर ऑफ टिश्यू सो दैट इट डिस्ट्रॉय ओनली द थायराइड टिश्यू विदाउट डैमेजिंग द सराउंडिंग स्ट्रक्चर। कहां दी जाती है? हाइपरथायरॉयडिज्म इन थायराइड कार्सिनोमा। इस अब ये वो एक कल मैंने आपको पढ़ाया था कि ड्रग की डेफिनेशन बताई थी। ड्रग की डेफिनेशन क्या बताई थी? एक ट्रीटमेंट, एक डायग्नोसिस और एक प्रिवेंटिव, 3 जगह दिया जाता है। तो ये आपका आ गया क्या? प्रिवेंटिव हम पढ़ के आ गए, आयोडाइड पढ़ के आ गया ना प्रिवेंटिव। ये आपका रेडियो एक्टिव डायग्नोस पर्पस के लिए भी दिया जाता है। क्यों? ये जब आपको पिला दिया जाता है ना, जब आपको ये पिला देते हैं और फिर इससे आपका क्या लेते हैं, एमआरआई एक्सरे वगैरह करते हैं, तो ये जब उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर उसमें शाइन चमकती है, तो हमको दिख जाता है कि अच्छा जो टिश्यूज हैं वो इतने बड़े लार्ज में हो गए, यानी पेशेंट को क्या हो गया है, थायराइड कार्सिनोमा हो गया है। आ गई ना जो कल पढ़ाया था ड्रग, यानी ड्रग देखो, ये ड्रग ट्रीटमेंट में भी हो गया और प्लस एक स्मॉल अमाउंट में डायग्नोस के पर्पस में भी आ गया। और प्रोफिलैक्सिस तो अब भैया आप आयोडाइड पढ़ के ही आ रहे हो, वही ड्रग की डेफिनेशन। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ आयोडीन 131 आर दैट एडमिनिस्ट्रेटेड इज सिंपल एंड कन्वीनियंट। क्या बहुत सिंपल है और इसी आपको सर्जरी से बचा रहा है, एंड इट एसोसिएट रिस्क कैन बी अवॉइडेड, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या है? एडवर्स इफेक्ट जो ये इसमें लिख रहे हो ना, ये आप सब में लिख सकते हो। क्या? ये आपको हाइपोथायरॉयडिज्म करा सकता है। वैसे सब में इतना इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि सब में आप फिर भी ड्रग ले रहे हो। इसमें क्या होता है कि ज्यादा अमाउंट में दे दी ना, अब ये तो बाहर से दे रहे हो, ज्यादा अमाउंट में दे दी तो पता चला वही चीज हम पढ़ के आए थे साइड इफेक्ट ड्रग का, कि दे तो ज्यादा के ले रहे थे, कुछ ज्यादा कम हो गया। ये साइड इफेक्ट है, ध्यान रखना। टॉक्सिक वॉक्सिक इफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ साइड इफेक्ट है कि ज्यादा अमाउंट में था, आपने दे दिया, तब पेशेंट को उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। एक यहां पर प्यारा सा आप और लिख लेना, क्या कि पेशेंट को कभी कभी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म भी हो जाता है। अब आप पूछोगे कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे पैराथायराइड ग्लैंड होता है। अगर आप कुछ भी थायराइड ग्लैंड में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो मोर देन 60 to 70% चांस होता है कि वो पैराथायराइड को अफेक्ट कर ही देते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड का काम क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड का काम है कैल्शियम को रेगुलेट करना बॉडी में, पूरे बॉडी ब्लड कैल्शियम को रेगुलेट करना। यानी जब भी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है और बॉडी में कैल्शियम के लेवल को
छोड़ता है। यानी अगर आपको हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हुआ तो आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम होगा। और 90% केसेस में जब भी अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो ही जाता है। कैल्शियम उनमें कम मिलेगा ही, ब्लड कैल्शियम लेवल आपको कम मिलेगा। इसलिए देखना कभी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, लोग दिमाग नहीं लगाते कि यार उनको कभी कभी कैल्शियम की टेबलेट भी दी जाती है पेशेंटों को। जिन पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ना, उन पेशेंट को कैल्शियम की टेबलेट देते हैं। अब ये दिमाग नहीं रहता यार कि हाइपोथायरॉयडिज्म में आयोडीन तो दे रहे हैं, अच्छी बात है, T4 हम दे रहे हैं थायरोक्सिन खाने को, कैल्शियम क्यों दे रहे हैं साथ में? इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो रेगुलेट कर ही देता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म को, क्योंकि उसके जस्ट पीछे लगा होता है और उससे इंटरकनेक्ट होता है। और पैराथायरॉयडिज्म का काम ही है क्या? कैल्शियम को रेगुलेट करना। यानी अगर पैराथायरॉयडिज्म स्लो हुई तो कैल्शियम बॉडी में कम होना, और ज्यादा हो गई तो कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा। अब सिम्टम पता ही है आपको, कैल्शियम कम हुई तो बोन अफेक्ट होगी, सब कुछ अफेक्ट होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बार पैराथायरॉयडिज्म की लोकेशन दिखा दूं, देखो बिल्कुल इसके पीछे लगी बैठी हुई है। ये देखो कितना, ये देखो ये थायराइड है, इसके जस्ट पीछे उसी में बैठी होती है पैराथायराइड। यानी जैसे ही थायराइड अफेक्ट होगा, पैराथायराइड तो बेचारे फ्री में चले जाते हैं, और उनका काम आपको पता है कैल्शियम। ठीक है, ये देखो ये पैराथायराइड पीछे की तरफ होता है और आगे की तरफ ये थायराइड। ये आपका इतना बड़ा थायराइड, उनमें पीछे ये छोटे से पैराथायराइड बैठे होते हैं। देखो बिल्कुल उसी के अंदर घुसे हुए। ठीक है, तो ये अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए पिक्चर। किसी को कोई डाउट? और ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का पॉइंट लिखा नहीं है, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली रूटीन लाइफ में आपको बहुत काम आना है कि क्यों कैल्शियम देते हैं हाइपो में। ठीक है, और अगर हाइपर है तो बंदे के अंदर कैल्शियम क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब जब आपको थायराइड का टेस्ट कराते हैं ना तो कैल्शियम का टेस्ट जरूर करवा लेते हैं। और फिर आपके माइंड में आता है यार कैल्शियम का टेस्ट क्यों करा रहा है, अपन सोचते हैं कि चलो वैसे ही करा दिया होगा डॉक्टर ने। ऐसा नहीं होता, कैल्शियम का लेवल भी देखना, कभी हाइपरथायरॉयडिज्म की रिपोर्ट देखना, उसके साथ कैल्शियम की रिपोर्ट लगी होती है अगर डॉक्टर मोस्टली कराता है, और वो भी आपको इंक्रीज मिलेगा। मैं 100% नहीं, 50 to 60% में बोल रहा हूँ, याद रखना। जब बहुत ज्यादा हाइपर हो जाएगा तो वो पैराथायराइड को अफेक्ट करेगा, और बहुत ज्यादा हाइपो हो जाएगा तो पैराथायराइड को अफेक्ट करेगा। ठीक है, किसी को और कोई डाउट? ये तो जो पीछे बना हुआ है ये वही है जो मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे से आपने, जैसे ये आपको क्या, ये I-131 पिलाते हैं, वो टिश्यूज में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, हम बीटा रेस देते हैं और वो पर्टिकुलर उसी को अफेक्ट करती है। ठीक है, वही वो बना हुआ है छोटा सा, और कुछ नहीं। किसी को कोई डाउट? नो सर।